हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। तो बच्चों, क्लास 11th रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो बच्चों, लगभग हम जो है चैप्टर के एंड की ओर हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि आज हम जो है लास्ट लेक्चर भी इस चैप्टर का कर सकते हैं, जहां पर जो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, सांद्रता पद। पिछले जो 2 लेक्चर है वो सांद्रता पद पे ही, और जो अंतिम भी आएगा ये कौन सा होगा, सांद्रता पद पे ही होगा। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे नॉर्मलता और फॉर्मलता की। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे नॉर्मलता की। तो हेडिंग लगा लीजिए नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने बात की थी मोल भिन्न, मोल भिन्न, मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज, एक ही चीज मोल फ्रैक्शन की, मोलरता, मोललता और पीपीएम में सांद्रता और पीपीवी में सांद्रता की। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे नॉर्मलता की। किस चीज की? नॉर्मलता की। तो हेडिंग लगा लीजिए प्यारे प्यारे शब्दों में नॉर्मलता। बोले तो नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी। तो बच्चों बात करते हैं नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता बच्चों किसी दिए गए विलयन में जो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। क्या बोला? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे बच्चों? नॉर्मेलिटी, नॉर्मल। इसे डिनोट किया जाता है बच्चों कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन से। ठीक। तो एन बराबर होगा बच्चों नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो ये है विलयन का आयतन बच्चों। किस में होगा? ये लीटर में होगा। किस में होगा बच्चों? लीटर में। ठीक। इसके बाद बच्चों जो विलय के ग्राम तुल्यांक होते हैं, विलय का जो ग्राम तुल्यांक होता है वो होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक के भार। क्या बोला बच्चों? जो विलय का ये के विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर विलय का भार, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। अपॉन में क्या आ जाएगा? तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? ई से डिनोट करते हैं विलय का तुल्यांकी भार। तो बच्चों यहां पर क्या होगा? तुल्यांकी भार से रिलेटेड गणनाएं करनी होगी। तो इस चीज को हम यहां पर पुट करते हैं इसमें। ठीक। इसमें जब पुट करेंगे बच्चों तो यहां पर n बराबर आ जाएगा विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। ठीक।
गुणा किया 1/विलियन का आयतन। ठीक, ये है बच्चों अगर आयतन जो है लीटर में दिया गया होगा, अगर आयतन हमारे पास जो है ml में होता है तो हमें गुणा कर देनी कितने की 1000। तो ये हमारे पास जो है नॉर्मलता का सूत्र निकल के यहां पर आ चुका है। किस चीज का? नॉर्मलता का सूत्र। ठीक, इसके बाद बच्चों यहां पर एक चीज निकल के आई है तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है तुल्यांकी भार, ये बराबर होता है अणु भार बटे मोलर मास होते हैं, मोलर द्रव्यमान बटे या आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और बटे में क्या आएगा एन कारक, क्या आएगा एन कारक। तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा तुल्यांकी भार निकल के आएगा। तो इसके बाद बच्चों यहां पर जैसे मात्रक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, या तो नॉर्मल होगा या फिर क्या हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। मात्रक क्या क्या बोला बच्चों, ग्राम तुल्यांक पर लीटर या फिर नॉर्मल या फिर नॉर्मल। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है नॉर्मलता है, क्या है नॉर्मलता। इसके बाद बच्चों जो मेन टॉपिक यहां पर हमने बात करनी है यहां पर एन कारक की करनी है कि ये एन कारक क्या होता है। कई टीचर्स आपको सीधे बता देंगे कि जो यहां पर एन कारक है वो क्या है संयोजकता है। तो हम जो है अलग अलग चीजों के लिए यहां पर एन कारक अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है कि बच्चों आपको पसंद भी आ रहा होगा, जो रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से जो है मतलब इतना बहुत ज्यादा डीप आपको दिया जा रहा है यहाँ पे कंटेंट, तो अच्छे से जो है मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। तो इसको जो है नोट डाउन कर ले। इसके बाद जो हम देखते हैं एन कारक, क्या देखते हैं एन कारक। तो बच्चों इसके बाद यहां पर जो है जब हमने तुल्यांकी भार देखा था तो वहां पर क्या सूत्र आया, आणविक द्रव्यमान बटे एन कारक। तो एन कारक देखते हैं, क्या देखना है एन फैक्टर। तो जैसे सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एन कारक किसके लिए, अम्ल के लिए। किसके लिए बच्चों, अम्ल के लिए। किसका, एन कारक। तो अम्ल के लिए क्या है बच्चों कि अम्ल में एन कारक का मान उतना ही होगा जितने वो H प्लस का त्याग कर सकता है। क्योंकि अम्ल क्या होता है बच्चों, जो H प्लस का यानी कि प्रोटॉन का क्या करे, त्याग करे। जो प्रोटॉन का क्या करे, त्याग करे, ब्रॉडस्टैंड अम्ल। ठीक है, तो प्रोटॉन का त्याग करे यानी कि H प्लस का त्याग। तो अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या। अम्ल के लिए एन कारक क्या होगा, एन कारक अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या। ये क्या होगा अम्ल के लिए एन कारक, अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या। जैसे यहां पर बच्चों देखो HCl, तो HCl जो है कितने H प्लस त्याग कर सकता है, H प्लस और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस में। तो H प्लस आयन कितना है यहां पे, एक। तो एन कारक कितना हो जाएगा यहां पे, एन कारक H प्लस आयन और कितना है H प्लस आयन, एक। H प्लस आयन कितना है, एक। तो अम्ल के लिए तो इस प्रकार से निकालेंगे। इसके बाद आता है बच्चों दूसरा आता है ऑक्सो अम्लों के लिए। किसके लिए, ऑक्सो
अम्लों के लिए, ऐसे अम्ल जिनके पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सो अम्लों के लिए N कारक। क्या बोला बच्चों? ऐसे अम्ल जिनके पास, अम्ल का मतलब क्या है? जो H प्लस का त्याग करे। ऑक्सो अम्ल क्या है? जो H प्लस का त्याग तो करेगा ही, लेकिन वो ऐसा अम्ल होगा जिसके पास क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन वाला अम्ल क्या है बच्चों? ऑक्सीजन वाला अम्ल। तो जैसे हमारे पास बच्चों बहुत से अम्ल हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास हो गया H2SO4, ठीक, H2CO3, H2PO2, S3PO3, S3PO4। तो ये जैसे अम्ल है हमारे पास, ठीक, ये H3 है यहां पे, ठीक। ये क्या है? एक तो इनके पास हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। इनको क्या बोला जाएगा? ऑक्सो अम्ल। मतलब जो H प्लस का त्याग तो करेंगे, लेकिन उनके पास कौन सा एटम होगा? ऑक्सीजन होगा। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए? ऑक्सो अम्ल। जैसे ये किसका ऑक्सो अम्ल है? सल्फर का, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये किसका है? कार्बन का, कार्बोनिक अम्ल। ये किसका है? फास्फोरस का। ये भी किसका है? फास्फोरस का। ये भी किसका है? फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल। अब बच्चों अगर यहां पर N कारक देखते हैं, तो इसके आधार पर अगर N कारक की बात करूं, कितना H प्लस हो सकता है इसके पास? 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, ठीक। ये होना चाहिए कि ऑक्सो अम्ल के लिए भी अगर हम बात करते हैं, अम्ल क्या है? अम्ल जो क्या है? अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या। तो यहां पे भी जो है अम्ल ही है, हालांकि ये कौन सा अम्ल है? ऑक्सो अम्ल है। तो यहां पर देखते हैं कि ये वाली डेफिनेशन बैठती है कि नहीं बैठती है। तो बच्चों यहां पर जो है हमें देखना होगा, जैसे जो है यहां पर ऑक्सो अम्ल आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑक्सो अम्ल। तो यहां पर बच्चों ऑक्सो अम्ल में ये चेक नहीं करना है कि अम्ल कितने H प्लस दे सकता है। कितने दे सकता है? 2। ये कितने दे सकता है? 2। ये कितने दे सकता है? 3। ये कितने दे सकता है? 3। ये 3। लेकिन यहां पर देखते हैं पहले संरचना। ऑक्सो अम्लों के लिए जो N कारक निकाला जाएगा, N कारक ज्ञात करने के लिए संरचना देखी जाती है। संरचना देखी जाती है। संरचना देखी जाती है। तो ऑक्सो अम्लों के लिए तरीका क्या है बच्चों? ऑक्सो अम्लों के लिए N कारक वो बराबर होता है OH की संख्या के। कितने OH की संख्या है? OH की संख्या के। क्या देखनी है? OH की संख्या देखनी है, ठीक है। किसकी संख्या देखनी है? OH की। कहने का मतलब ऑक्सो अम्ल में केवल वही H प्लस आयन निकलता है जिसके पास जो किससे जुड़ा होता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सो अम्ल में केवल वही H प्लस आयन निकलेंगे जो ऑक्सीजन से जुड़े होते। मतलब सीधे OH आयनों की, OH की संख्या देखनी है। क्या देखनी है? OH की संख्या। किसकी संख्या देखनी है बच्चों? OH की संख्या। तो इसके बाद देखते हैं बच्चों यहां पर किस तरीके से जो है निकाला जाता है। जैसे H2SO4 है, तो पहले इसकी संरचना बनाओ। सबसे पहले बच्चों केंद्रीय परमाणु बना दिया। तरीका बता रहा हूं इसका। सबसे पहले क्या करना है? केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर है, ठीक। यहां पर क्या करना है? सल्फर को सबसे पहले जो है किससे जोड़ दो? ऑक्सीजन से। हमें पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो 2 बॉन्ड्स जोड़ दिए।
उसके बाद देखो यहां पर क्या क्या बचा है, 3 ऑक्सीजन बचा है और 2 हाइड्रोजन। 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन को मिला के कितने OH बन सकते हैं? 2 OH बन सकते हैं। कितने OH? 2 OH। अभी भी जो है बच्चों क्या बचा है? 1 ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन किससे आएगा? डबल बॉन्ड से। तो यहां पर जो है अगर मुझे ऑक्सो अम्ल के लिए N कारक निकालना है तो कितना आ जाएगा? OH की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। इसके बाद बच्चों जैसे H2CO3, तो H2CO3 C आएगा, डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक, मतलब जो केंद्रीय परमाणु है उसको पहले डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जोड़ दो। सर्वप्रथम जो तरीका बता रहा हूं, सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु को ऑक्सीजन से द्विआबंध से जोड़ते हैं, उसके बाद OH को जोड़ते हैं, जितने भी OH बन सकते हैं बचे हुए से। तो अब यहां पर कार्बन को मैंने डबल बॉन्ड से किससे जोड़ दिया? ऑक्सीजन से। अब यहां पर देखो कितना ऑक्सीजन बचा है? 2। और कितना हाइड्रोजन बचा है? 2। कितने OH बना सकता हूं? 2 ही। तो OH और OH। ठीक, कितना आएगा यहां पर N कारक? कितना आ गया? 2 आ गया। कितना N कारक आ गया? 2। कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। इसी प्रकार यहां पर अभी तक मतलब सही चल रहे हैं। H2SO4 में भी 2 था, यहां भी 2 आया संरचना से। H2CO3 में भी 2 था, यहां भी कितना आया? 2 आया। इसके बाद H3PO2 में, किसमें? H3PO2 में। तो देखते हैं H3PO2 में सबसे पहले क्या करना है? केंद्रीय परमाणु है जो कौन है? P। ये लो जी P। इसको किससे जोड़ना है? डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से। इसके बाद क्या करना है? OH बनाना है। ऑक्सीजन कितना बचा है? 1। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। 1 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन से कितने OH? 1 ही OH। तो क्या आएगा? OH। बचा क्या है यहां पे? क्या बचा है? हाइड्रोजन बचा है। क्या बचा है? हाइड्रोजन। कितने? 2। H और H। तो यहां पर OH कितना आया? 1। तो मतलब यहां पर जो है N कारक कितना हो जाएगा? 1। जबकि अगर हम इस आधार पर देख रहे तो कितना आ रहा था? 3, जो कि क्या है? गलत है। 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? सही। इसी प्रकार बच्चों H3PO3 में सबसे पहले क्या करना है? P को जोड़ दो किससे? डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से। उसके बाद देखो कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन मिलकर के OH बना सकते हैं। तो 1 ऑक्सीजन तो आ गया, 2 ऑक्सीजन बचे हैं। कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 2। तो कितना होगा? 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन को मिला के 2 OH बनेंगे। कितने OH बनेंगे? 2 OH। अब क्या बचा है यहां पर? क्या बचा है? 2 3 ऑक्सीजन आ गए, 1 2 3 H बचा है, उसको क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड से। तो यहां पर OH की संख्या कितनी है? 2। कितना आ गया? N कारक 2 आ गया। जबकि यहां पर कितना आ रहा था? 3, जो कि क्या है? गलत है। इसी प्रकार से H3PO4 के लिए, किसके लिए? H3PO4 के लिए। तो H3PO4 के लिए सबसे पहले केंद्रीय परमाणु बनाया, इसे किससे जोड़ना है? डबल बॉन्ड से। अब यहां पर देखो कितने ऑक्सीजन और कितने हाइड्रोजन? 3 ऑक्सीजन बचे हैं और 3 हाइड्रोजन। कितने OH बन सकते हैं? 3 OH OH OH। ठीक, तो मतलब OH की संख्या कितनी है यहां पे? 3 है। कितना आ जाएगा यहां पे? N कारक 3, जो कि क्या था? सही था। कहने का मतलब क्या है बच्चों? अगर ऑक्सो अम्ल के लिए आपको जो है N कारक निकालना है तो वहां पर जो है पहले संरचना बनानी है। संरचना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु को ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जोड़ दो। उसके बाद जो है OH को जोड़ो। OH के बाद भी अगर कोई चीज बच रहा है तो उसको जिस आबंध से वो जुड़ता है, अगर एकल आबंध वाला बच रहा है, जैसे हाइड्रोजन बच रहा है तो सिंगल बॉन्ड से, अगर ऑक्सीजन बच रहा है डबल बॉन्ड से जोड़ो।
और वहां पर जो है जब संरचना बन जाती है तो वहां पर चेक करो कि कितने OH है। केवल ऑक्सो अम्ल में केवल वही H+ आयन निकलेगा जो कि किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से। किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से। तो इस तरीके से हम जो है ऑक्सो अम्ल के लिए क्या निकाल सकते हैं, N कारक का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं, N कारक का। इसके बाद बच्चों यहां पर जो है क्षार के लिए देखना है। किसके लिए, क्षार के लिए N कारक का मान। ये तो हमने अम्ल के लिए देखा, किसके लिए बच्चों, अम्लों के लिए। इसके बाद किसके लिए देखना है, क्षार के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। इसके बाद बच्चों यहां पर किसके लिए देखना है, क्षार के लिए। किसके लिए, क्षार के लिए। क्षार के लिए ऑक्सो। तो क्षार के लिए क्या होता है बच्चों, OH- आयनों की संख्या, OH- आयनों की संख्या। लेकिन OH- आयनों की वही संख्या जो H+ आयन को ग्रहण करके उसको उदासीन बनाने में सहायता करे। मतलब H2O को बनाने के लिए कितने OH- आयन है, मतलब OH- कितने H+ आयन ग्रहण करता है जिससे कि वहां पर क्या हो जाए, उदासीनता आ जाए। तो N कारक क्या होगा, OH- आयन को उदासीन करने के लिए जितने H+ आयन ग्रहण किए जा सकते हैं। क्षार के लिए क्या होगा, OH- आयन को उदासीन करने के लिए, उदासीन करने के लिए जितने H+ आयन ग्रहण किए जा सकते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए बच्चों जैसे NaOH है हमारे पास, क्या है, NaOH। तो खुद बताओ NaOH में जो है OH- आयन है, ये OH- आयन कितने H+ ग्रहण कर सकता है, एक ही H+, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। तो OH- आयन कितने H+ ग्रहण कर सकते हैं जिससे कि वो क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। तो कितना कर सकता है, एक। तो इसका मतलब इसका जो है क्षार का N कारक कितना है, एक। जैसे KOH में भी कितना हो जाएगा, एक। जैसे बच्चों AlOH का होल थ्राइस, तो यहां पर OH जो है कितने H+ को ग्रहण करेगा, 3 को। यहां पर N कारक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, तो कितने H+ को OH ग्रहण कर सकते हैं, 2 को। कितना हो गया N कारक, 2। तो इस तरीके से बच्चों किसके लिए निकालते हैं, यहां पर क्षार के लिए। इसके बाद बच्चों यहां पर जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए, किसके लिए है, उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के लिए। तो देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के किस तरीके से निकाला जाता है। चौथा नंबर किसका है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है बच्चे, जब एक अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो बच्चों जैसे हम यहां पर जो है पहले रिएक्शन देखते हैं एक। जैसे मेरे पास है H3PO4, ये अभिक्रिया करता है H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक। ये जब बनाएगा तो यहां पर एक तो जल बनेगा H2, क्या बनेगा, H2O। यहां से ये निकलेगा OH माइनस, यहां से क्या आएगा, H निकलेगा। और इधर क्या बन जाएगा, H2 NaPO3, ये लवण बन गया और ये क्या बन गया, जल। अब अगर मुझे यहां पर पूछा जाता है कि इसका मुझे क्या निकालना है, N कारक निकालना है,
तो आपको पता है बच्चों, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया में हो रही, तो अम्ल भी आ रहा है। अम्ल कौन से यहाँ पे, ऑक्सो अम्ल है। और क्षार भी आ रहा है। क्षार क्या है, मतलब OH को कितने H+ की जरूरत है जिससे कि वहां पर क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। तो OH को यहां पर कितने H+ की जरूरत होगी, एक ही। देखो अगर मुझे यहां पर जो है N कारक, कई बच्चे बोलेंगे कि N कारक इसको देख के बोलते हैं, तो इसके बिहाफ पे N कारक कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इसके बिहाफ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, कंफ्यूजन। समझो जैसे मतलब मुझे सवाल दिया जाता है यहाँ पर कि H3PO4 का क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। H3PO4 का तुल्यांकी भार रिएक्शन के लिए, तुल्यांकी भार। नीट में इस तरीके का सवाल पूछा गया। तो तुल्यांकी भार निकालना है। मैं सीधे क्या करूंगा, H3PO4 की संरचना बनाऊंगा, P डबल बॉन्ड O से और OH की संख्या गिनूंगा, कितना आया, 3 आया। और H3PO4 का क्या निकालूंगा, अणु भार निकालूंगा। तो H3PO4 का जो अणु भार होता है बच्चों, H3PO4 का ये होता है, H का होता है हाइड्रोजन का 3 प्लस फास्फोरस 31 और 16 चको 64, ये आएगा 98 आता है। ठीक, तो यहां पर जो है तुल्यांकी भार क्या होता है, अणु भार बटे N फैक्टर। N फैक्टर कितना आ गया, 3। 98 बटे कितना होना चाहिए था, 3। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब कितने OH माइनस जो है H+ को ग्रहण करके उदासीन हो सकता है। तो यहां पर देखो बच्चों किस तरीके से सही होगा, यहाँ पे ये P डबल बॉन्ड से OH, सामने क्या है, क्षार है, OH माइनस वाला है। तो ये क्या करेगा, H+ को ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O। तो OH द्वारा कितने H+ को ग्रहण किया जा रहा है जिससे कि वहां पर जो है क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। तो कितना किया जा रहा है, एक ही H+ को लिया जा रहा है, कितना H+ आ रहा है, एक ही। तो मतलब इसका N कारक कितना हो गया, 1। अब अगर मुझे पूछा जाता कि तुल्यांकी भार कितना होना था, 98 बटे 1, और क्या जाना था इसमें, 98। तो इस तरीके से बच्चों किसके लिए निकाला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए। ये नहीं कि हमने सीधे देखा H3PO4 था, इसका जो है क्या N कारक 3 होता है, ये भी तो है, इसका N कारक कितना होता है, 1 होता है। मतलब OH माइनस N कितने H+ को ग्रहण कर रहे हैं जिससे कि वहां पर क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। ठीक, इसके बाद बच्चों यहां पर बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए, अपचयोपचय अभिक्रियाओं के लिए। किसके लिए, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए। किसके लिए बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए। ये तो क्षार के लिए हमने देख लिया, अभी क्षार के लिए देख लिया और उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के लिए। इसके बाद है 5वां नंबर, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए। किसके लिए, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में क्या, N कारक। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में N कारक। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं में क्या होगा बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए जो होगा ये होता है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग, या जो मूव कर रहे होते हैं, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी। N कारक क्या होगा, N कारक स्थानांतरित नांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखते हैं, जैसे बच्चों एक सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन है, ZnCU2 प्लस gives Zn2 प्लस Cu, ये। तो Zn ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn2 प्लस में। Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, किसमें कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का Cu में। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो N कारक कितना हो जाएगा, N कारक का मान हो जाएगा यहां पर 2। इस तरीके से जो है यहां पर इसके लिए N कारक निकाल सकते हैं।
इसके बाद बच्चों आयन और एटम के लिए, किसके लिए? आयन और परमाणु के लिए, आयन और परमाणु के लिए अंतिम है आयन और परमाणु के लिए एन कारक। तो आयन के लिए क्या होता है बच्चों? आयन के लिए जो आयन पर उपस्थित आवेश होता है वही क्या कहलाएगा? एन कारक। आयन पर उपस्थित आवेश। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास है Al3+, तो कितना हो जाएगा एन कारक? 3। Mg+2 कितना हो जाएगा? 2। जैसे K+ कितना हो जाएगा? 1। इस तरीके से एन कारक निकाल सकते हैं। अगर परमाणु की बात करता हूं, ये किसके लिए बात की? किसके लिए की? आयन के लिए। अब परमाणु के लिए, तो परमाणु के लिए बच्चों जो एन कारक होता है वो संयोजकता होती है। क्या होता है? संयोजकता। अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अष्टक पूर्ण करने के लिए रासायनिक आबंधन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जा रहा है, तो उसे संयोजकता बोलते हैं। ठीक, तो जैसे जो है बच्चों Na है, इसकी संयोजकता कितनी? 1। Mg है जैसे, इसकी संयोजकता कितनी? 2। तो एन कारक में कितना हो जाएगा? 2। जैसे फ्लोरीन है, संयोजकता -1 होती है, लेकिन एन कारक कितना हो जाएगा? 1। जैसे जो है N है, संयोजकता कितनी होती है? -3, तो एन कारक कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरीके से जो है बच्चों यहाँ पर किसके लिए एन कारक निकाला जाता है? आयन या फिर परमाणु के लिए। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर एन कारक निकाला जाता है। यहाँ पर एक रिलेशन होता है बच्चों नॉर्मलता और मोलरता के बीच में। नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता इज इक्वल टू एन कारक गुणा किया मोलरता। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। एन बराबर एन कारक इंटू कैपिटल एन, कैपिटल एन। इसी प्रकार बच्चों मोलरता और मोललता में संबंध किस किस में? मोलरता और मोलैलिटी में, मोललता में संबंध। ये किसमें था? नॉर्मलता और मोलरता में। तो संबंध जो होता है ये होता है बच्चों m/v बराबर स्मॉल m विलायक का जो क्या होगा? द्रव्यमान होगा। जो क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान, यानी कि कैपिटल W। ये किस में होता है? ग्राम में। और ये किस में? ml में। ये क्या है? मतलब जो क्या होता है? मोलरता बटे मोललता होती है। ठीक है, क्या होता है? मोलरता बटे, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं ना, m/, ये m क्या है? मोलरता है। ये m क्या है? मोललता है। क्या है? मोललता। ये क्या है? विलायक का द्रव्यमान है। ठीक, और ये क्या है? विलयन का आयतन है। विलयन का आयतन है। ठीक, विलयन का आयतन। तो मोलरता गुणा गया विलयन का आयतन बराबर मोललता गुणा गया विलायक का द्रव्यमान। ये रिलेशन होता है। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर हमने जो है किसकी बात की? आज नॉर्मलता की। और मेन जो टॉपिक था बच्चों वो क्या था? एन कारक। क्या था? एन कारक। इसके बाद बच्चों यहां पर जो इसमें जो है अंतिम जो है वो है हमारा फॉर्मलता। क्या है बच्चों? फॉर्मलता। ठीक,
क्या है, फॉर्मलता। तो इसको नोट डाउन कर लें। तो इसके बाद है बच्चों फॉर्मलता। तो फॉर्मलता एक प्रकार से बच्चों कोरिलेट करती है मोलरता से। मोलरता का जो यूज होता है गैस और लिक्विड के लिए होता है, लेकिन जो फॉर्मलता का यूज होता है बच्चों वो फॉर्मूला मास ज्ञान करने के लिए, मतलब फॉर्मूला सूत्र ज्ञान करने के लिए। जो क्या है, फॉर्मूला सूत्र द्रव्यमान, मतलब फॉर्मूला मास, क्या बोला, सूत्र द्रव्यमान ज्ञान करने के लिए होता है। तो ये किस चीज के लिए यूज होती है, ठोस के लिए। फॉर्मलता किसके लिए यूज होती है, ठोसों के लिए प्रयुक्त होती है। ठोसों के लिए जब भी बात होगी, किसी की बात होगी, एक प्रकार की मोलरता ही है, लेकिन किसके लिए, ठोस के लिए, ठोसों के लिए। और मोलरता का यूज, मोलरता का यूज होगा किस चीज के लिए, गैस और द्रव के लिए, द्रव के लिए। तो फॉर्मलता की सहायता से जो है फॉर्मूला सूत्र, फॉर्मूला मतलब सूत्र और मास द्रव्यमान, तो सूत्र द्रव्यमान निकालते हैं इसकी सहायता से। क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास, सूत्र द्रव्यमान की बात होगी, सूत्र द्रव्यमान की बात करते हैं इसमें। बोले तो फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास किसकी बात करते हैं, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास क्या होता है बच्चों, जो सूत्र द्रव्यमान होता है, सूत्र द्रव्यमान ये होता है बच्चों कि कोई भी यौगिक है हमारे पास, उस यौगिक में जितने भी क्या है एलिमेंट, तत्व मौजूद है, उन सभी तत्वों के द्रव्यमान को आपस में जोड़ने से जो भी द्रव्यमान प्राप्त होता है, मतलब कोई भी हमारे पास क्या है, रासायनिक सूत्र है, क्या है, यौगिक का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, यौगिक के रासायनिक सूत्र में उपस्थित सभी तत्वों के द्रव्यमानों का योग, ठीक, द्रव्यमानों का योग। तो बच्चों अब बात करते हैं फॉर्मलता की। फॉर्मलता क्या होती है बच्चों की, 1 लीटर आयतन में उपस्थित सूत्र द्रव्यमान की संख्या। क्या बोला, जो 1 लीटर आयतन में उपस्थित सूत्र द्रव्यमान की संख्या, ठीक, 1 लीटर आयतन में उपस्थित सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, जो फॉर्मूला द्रव्यमानों की संख्या। तो 1 लीटर आयतन में सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान क्या कहलाएंगे, फॉर्मूला। क्या कहलाता है, फॉर्मूला। क्या कहलाती है, फॉर्मूला। फॉर्मूला बराबर होता है बच्चों फॉर्मूला बराबर होता है सूत्र द्रव्यमान, विलेय का फॉर्मूला द्रव्यमान संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान बट्टे विलयन का क्या, आयतन, विलयन का आयतन। और जो बच्चों ग्राम सूत्र द्रव्यमान होता है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान जो होगा 1 लीटर आयतन में ग्राम सूत्र द्रव्यमान, किसकी संख्या, ग्राम सूत्र। और ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर होता है बच्चों विलेय का, जिसका निकाल है मतलब द्रव्यमान या भार,
बटे विलेखा का सूत्र द्रव्यमान। इस मान को हम यहां पर रख सकते हैं। तो फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा बच्चों, F बराबर विलेखा भार यानी कि द्रव्यमान बटे विलेखा सूत्र भार यानी कि सूत्र द्रव्यमान, विलेखा सूत्र भार गुणा ये ए बटे विलियन का आयतन, अगर किसमें था ये लीटर में, विलियन का आयतन अगर ये किसमें लीटर में, लेकिन अगर ml में होगा तो गुणा ये क्या हो जाएगा 1000, गुणा कितनी हो जाएगी 1000। इस तरीके से फॉर्मूला है बच्चों। तो बच्चों न्यूमेरिकल यहाँ पर 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 5 लीटर विलियन बनाया गया। तो नॉर्मलता ज्ञान कीजिए बच्चों। अभी जो हमें यहाँ पर क्या सूत्र था n बराबर, नॉर्मलता बराबर क्या है विलेखा क्या भार बटे क्या तुल्यांकी भार, विलेखा भार यानी कि विलेखे यहाँ पर H2SO4 और उसी का क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणा लिया 1 बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, अगर विलियन का आयतन किसमें लीटर में तो यही सूत्र लगेगा, और विलियन का आयतन किसमें दिया गया लीटर में। पहले मैं तुल्यांकी भार निकालता हूं, H2SO4 का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है अणु भार बटे n कारक। अणु भार कितना होता है H2SO4 का 98 और बटे जो यहां पर इसका n कारक है वो है 2 होता है, अभी निकाला था हमने, तो कितना हो जाएगा 49। तो यहां रख देते हैं विलेखा भार कितना दे रखा है 4.9 अपॉन में 49 गुणा किया 1 अपॉन विलियन का आयतन कितना है 5 लीटर। कितना है बच्चों 5 लीटर है, ठीक। तो यहां पर जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने वाले 0.1, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 50 नॉर्मल, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 50 नॉर्मल, मतलब n/50 सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 0.02 नॉर्मल, क्या आ जाएगा आंसर 0.02 नॉर्मल। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर ये न्यूमेरिकल करते हैं, क्या करते हैं न्यूमेरिकल। तो बच्चों ये चैप्टर जो है लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट कर दिया हमने चैप्टर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से पसंद भी आएगा। लगभग इसमें हमने जो है 20 से 21 लेक्चर कर लिए। तो ये पहला चैप्टर था हमारा रसायन विज्ञान क्लास 11 में। ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करने की कोशिश करनी है, लाइक करवाना है, कमेंट करवाना है। जहां पर भी दिक्कत होती है आप सबके लिए हम यहाँ पर हमारी पूरी टीम जो है तैयार है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से पसंद आ रहा होगा। अच्छा बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो सपोर्ट बनाए रखें। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही बेसिक से जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो अच्छे से जो आप पढ़ाई करें, अच्छे से अपने नोट्स तैयार करें, जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है वो चीजें अच्छे से प्रिपेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।